नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। 2023 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछे में जुटी है। मध्य प्रदेश में भी मिशन 2023 के लिए चुनावी अभियान शुरू हो गया है। 2018 चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस बार कमलनाथ का अभेद किला छिंदवाड़ा को भी ढहाने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को करीब 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बार बीजेपी की रणनीति में उन सीटों पर विशेष फोकस है जिन पर 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। 2018 में बीजेपी 103 विधानसभा सीटों को बहुत ही कम अंतर से गंवाया था, जिनमें से अधिकतर सीटें आरक्षित वर्ग से आती हैं, यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन सीटों को कांग्रेस से छीनना चाहती है, जिन्हें बीजेपी ने आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बूथ स्तारक अभियान शुरू किया, जो 24 मार्च तक चलेगा। बीजेपी ने एक सीक्रेट प्लान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के लिए बनाया है, क्योंकि छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा बीजेपी अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी की रणनीति के मुताबिक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। माननीय अमित शाह जी 25 तारीख को दोपहर 1 बजे यहाँ पर पधारेंगे और उसके बाद आंचल कुंड में जो हमारे आदिवासी समाज के धर्मगुरु हैं, उस आश्रम में जाके दर्शन करेंगे। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल, जो छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी लगातार सक्रिय रहते हैं और उन्होंने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभान्वित लोगों का गढ़ बताया। उनका दावा है कि प्रदेश में सबसे अधिक लाभ पाने वाला क्षेत्र छिंदवाड़ा है। वी.डी. शर्मा कमल पटेल के साथ ट्रैक्टर चलाकर सावरी बूथ पर पहुंचे और कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भी रणनीति के मुताबिक यही बात दोहराई कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों का जीवन बदलने का काम हो रहा है और अब छिंदवाड़ा हितग्राहियों का गढ़ बन गया है। वी.डी. शर्मा ने दावा किया है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास रचेगी। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2023 और 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। इसलिए किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ तो ये कोई भी देश के अंदर, आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, अब तो गढ़ इस बात के बन गए हैं। बीजेपी के सीक्रेट प्लान को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपना गढ़ छोड़कर कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि अब गढ़ तो किसी का बचा ही नहीं है। मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का काम हुआ है। हितग्राहियों की लंबी सूची है, चाहे केंद्र सरकार से मिलने वाला हितग्राही मूलक लाभ हो, चाहे राज्य सरकार से मिलने वाला है। छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश के हर अंचल में हमने हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू करके समाज के शोषित वांछित वर्ग के लोगों को जीवन के समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। देखिए, जिस छिंदवाड़ा में लंबे समय से सांसद हमारा है, जहाँ की सारी विधानसभा सीटें हमारी हैं, कांग्रेस पार्टी की हैं, जहाँ का महापौर कांग्रेस पार्टी का है, वो छिंदवाड़ा तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है ही। लेकिन जो गढ़ भारतीय जनता पार्टी का कथित रूप से 15 साल से 2018 तक मध्य प्रदेश हुआ करता था, उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, वो सब लोग अगर छिंदवाड़ा में आकर के अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती जा रही है, जहां कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी आक्रामकता से चुनाव लड़ रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी छिंदवाड़ा की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहीं पर ही मात मिली थी। बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी, लेकिन छिंदवाड़ा ही एकमात्र सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस का कब्जा था। ये बात बीजेपी को लगातार सालती है।
इसीलिए कमलनाथ के किले को भेदने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। छिंदवाड़ा के अलावा प्रदेश के हर बूथ पर फोकस कर रही है, जिसके लिए 14 से 24 मार्च तक बूथ विस्तार अभियान चलाया जा रहा है। इसके लॉन्चिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि हर बूथ पर 51% वोटर शेयर लेकर आना है, इसीलिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे बीजेपी भुनाना चाहती है और इसीलिए बूथ की टीम में 33% महिलाओं को स्थान देने का भी प्लान बनाया है। बीजेपी के अभियानों के काउंटर में कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ा अभियान नहीं चला रही, लेकिन कांग्रेस भी अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है और लगातार सरकार पर तमाम मुद्दों पर हमला बोलती रहती है। फिलहाल अगर चुनाव अभियानों की बात करें तो इसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम किला जो है यानी कि छिंदवाड़ा जो है उसको गिराने की तैयारी बीजेपी लगातार कर रही है और बीजेपी नई रणनीति के तहत कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अमित शाह 25 तारीख को यहां पर आ रहे हैं और आखिरी शंखनाद करेंगे। उसके पहले गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। कमल पटेल जो प्रदेश के मंत्री हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। बीडी शर्मा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी गढ़ जो है वो किसी का नहीं है मध्य प्रदेश में, यानी कि कमलनाथ जो 4 दशक से लगातार छिंदवाड़ा के सांसद हैं उनको एक तरह से डिमीन करने की कोशिश की गई है और कोशिश कितनी कामयाब होगी बीजेपी की देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्हें गिर में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा गुजरात को करोड़ों की सौगात भी उनके हाथों दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने गिर सोमनाथ के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके बाद अमित शाह ने जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया और जूनागढ़ में ही एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन भी किया। गुजरात दौरे पर पहुंचे अमित शाह अब तक करोड़ों रुपयों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं और कई और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े बड़े नेता किसी न किसी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में अमित शाह भी गुजरात दौरे पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। अपने सीमांचल दौरे पर ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक निकाह करते हैं, फिर ट्रिपल तलाक ले लेते हैं। साथ ही कहा कि नीतीश का दिल्ली जाने का ख्वाब ही रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं। अल्पसंख्यकों पर केंद्रित राजनीति करने वाली एआईएमआईएम अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, जिसके लिए पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार पर कुछ खासी ध्यान दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय में काफी उथल पुथल देखने को मिली है, जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए ओवैसी अभी सीमांचल के दौरे पर हैं, जहां दूसरे दिन उन्होंने किशनगंज के लोहागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला बोला। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह
सानी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। इसके बाद भी ओवैसी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं, जिसका रास्ता सीमांचल से होकर गुजरता है, और यहाँ पर वो खड़े हैं। नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी, सुन लो, दिल्ली का रास्ता बहादुरगंज और सीमांचल से होकर जाता है, और इस सीमांचल में अगर तुम्हारे सामने और मोदी के सामने कोई खड़ा होगा, सीमांचल के इंसाफ के लिए तो उसका नाम अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी होगा। ओवैसी के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि वो सीमांचल में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अभी से मैदान में उतर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट खत्म हो गया है। हाहाकार मचने से पहले ही बिजली कर्मचारी हड़ताल से वापस आ गए। मोदी के करीबी और सीएम योगी के सिपह सलाहकार ए.के. शर्मा अपने पहले इम्तिहान में पूरी तरीके से पास हो गए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हाहाकार मचा हुआ था। कई जिलों में बिजली संकट गहरा गया था। बत्ती गुल थी तो पानी की सप्लाई भी बाधित थी। ब्यूरोक्रेट से मंत्री बने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के सामने पहला इम्तिहान था, जिसे उन्होंने पूरे नंबरों से पास कर लिया। महज 65 घंटों के अंदर मंत्री ए.के. शर्मा हड़ताल खत्म कराने में कामयाब रहे। मजे हुए खिलाड़ी की तरह ए.के. शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और कभी नरम तो कभी गरम रुख अख्तियार कर बातचीत से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने में सफलता हासिल की। कभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले ए.के. शर्मा अब यूपी में योगी सरकार के अहम सिपह सलारों में से एक है। वो योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। दोपहर में ए.के. शर्मा ने बिजली संगठनों के नेताओं की बैठक ली थी, जिसमें हड़ताल समय से पहले खत्म कराने का फैसला हुआ। इसके बाद ए.के. शर्मा ने कहा, हड़ताल के दौरान की गई सभी कार्रवाइयां वापस ली जाएगी, कर्मचारियों की मांग और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया। कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। यानी जो भी कर्मचारी हड़ताल की वजह से बर्खास्त किए गए हैं, उन्हें काम पर वापस रखा जाएगा। वही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री से आश्वासन के बाद 72 घंटे की हड़ताल को एक दिन पहले ही वापस ले लिया गया। हमारा यह सांकेतिक हड़ताल थी, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी, और मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, और हमारी कुछ मांगे भी थी, जैसे ओबरा अनपरा में नए बिजली घर हमें दिए जाएं, ट्रांसमिशन का निजीकरण न किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझौता और मांगे दोनों पर वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाएगी। और जो अभी इस आंदोलन के फलस्वरूप कार्रवाइयाँ हुई थी, निलंबन की, निविदा संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने की, FIR की, वो आपके सामने माननीय ऊर्जा मंत्री घोषणा करके गए हैं कि उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया है और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दे दिए गए। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अगर बढ़ती तो संकट बहुत गहरा था,
लेकिन योगी सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया और लगातार हड़ताल कर्मचारियों से बातचीत कर प्रदेश को अंधेरे में डूबने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत हुई। विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। इस महापंचायत का आयोजन क्यों किया गया और क्या ख्याल खास था इस महापंचायत में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी। चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कवायद तेज हो चुकी है। जयपुर में जाट महापंचायत के बाद अब ब्राह्मण समाज ने हुंकार भरी। विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत की गई। महापंचायत में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव समेत कई समाजों के नेता जुटे। ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों के अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में ब्राह्मण समाज के लिए राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। महापंचायत में ब्राह्मण सीएम की मांग उठी। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी से 30-30 टिकट ब्राह्मण समाज को देने की मांग की गई। महापंचायत में भगवान परशुराम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इस भीड़ को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज ने दिखा दिया कि उनका वोट बैंक राजनेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए और तफसील से आपको बताते हैं कि इस महापंचायत में किसको लेकर मंथन हुआ। महापंचायत में ब्राह्मण समाज के हालात पर चिंतन, भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा, राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा, भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे शामिल, समाज की मुख्य मांगों की लंबी फहरिस्त रखी गई। साथियों, ये एकता जो आपने आज दिखाई है, इस एकता को हमेशा बनाए रखना। रखोगे कि नहीं? रखोगे कि नहीं? रखोगे कि नहीं? सभी नौजवान साथियों, ये जो आपका जोश है, ये जोश है विप्र सेना का। बोलो विप्र सेना की, बोलो भगवान परशुराम की। ब्राह्मण महापंचायत में दावा किया जा रहा है कि 4.5 लाख विप्र बंधु जुटे। अब आप समझिए कि राज्य में कितनी आबादी है, जिसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। राजस्थान में ब्राह्मण समाज की आबादी 85 लाख से ज्यादा है। 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सवर्ण वोटर निर्णायक हैं। 40 से ज्यादा संगठन एक मंच पर जुटे। फिलहाल 200 में से 18 विधायक ब्राह्मण समाज से आते हैं। चुनाव के लिहाज से ब्राह्मण समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महापंचायत के जरिए सवर्ण समाज ने ये दिखा दिया है कि अगर राजनेताओं को उनका दिल जीतना है या आने वाले चुनावों में उनका वोट हासिल करना है तो समाज की मांगें माननी जरूर पड़ेंगी। अब इस महापंचायत का आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ में दिया एक स्टेटमेंट काफी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब तक 63 हुआ है, आगे ये सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। ये कोई क्रिकेट मैच का रन नहीं, यह आंकड़ा यूपी में हुए एनकाउंटर का है। इसी के साथ अति गैंग में भी डर का कहीं ना कहीं नंबर उसका तो नहीं, ये माहौल बना हुआ है, क्योंकि ददुआ, ठोकिया और विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फन उठाने वाले अपराधियों को यूपी पुलिस सीधे परलोक भेज देती है। जल्द इसमें एक और गैंग के खात्मे की लिस्ट जुड़ने वाली है। योगी सरकार ने बाहुबली, अतीक अहमद की गैंग को खत्म करने का प्लान बना लिया है।
जिसके लिए ददुआ, ठोकिया और विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का नाम पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा में आया, जिसके बाद ही अतीक गैंग का गेम ओवर करने के लिए 2 तेज तर्रार IPS अफसरों को चुना गया है, जिसमें पहला नाम है STF चीफ अमिताभ यश और दूसरा नाम है अनंत देव का। इन दोनों नामों से यूपी के माफिया थर-थर कांपते हैं। अमिताभ यश की अगुवाई में STF की 50 सदस्यीय टीम ने दुर्दांत डकैत गौरी को मार गिराया था, जबकि अनंत देव ने डकैत ठोकिया और ददुआ के खिलाफ ऑपरेशन को लीड किया था। पहले आपको इन दोनों अफसरों के बारे में बता देते हैं। कौन है अनंत देव तिवारी? 1987 बैच के PPS अफसर, 2006 में प्रमोशन मिला। चंबल के बीहड़ में डकैतों से लोहा लिया, ददुआ के आतंक का भी अंत किया। 2008 में ठोकिया को ढेर किया। एनकाउंटर लिस्ट में 100 से ज्यादा अपराधियों के नाम शामिल है। बिकरू कांड के बाद विवादों में आए। भारत के टॉप सबसे चर्चित IPS में इनका नाम शामिल है। अपराधियों का यमराज मिला हुआ है इनको नाम। और अब आपको बताते हैं अमिताभ यश कौन है, जिनका नाम सुनकर ही अतीक और अशरफ की नींद उड़ गई है। कौन है अमिताभ यश? बिहार के रहने वाले हैं, पिता भी IPS थे। ददुआ ठोकिया के एनकाउंटर टीम को लीड किया। STF में SSP भी रहे अमिताभ। चित्रकूट के आसपास डकैतों का खात्मा किया। मौजूदा वक्त में ADG STF हैं यश। खाते में 150 से ज्यादा एनकाउंटर है। मुख्तार अतीक गैंग के कई शूटर्स को ढेर कर दिया। यूपी के आयुष प्रवेश घोटाले और TET पेपर लीक मामले में भी अच्छा काम किया। पशुपालन घोटाले मामलों का खुलासा करके अपराधियों को जेल भेजा। अब अतीक गिरोह के खात्मे के लिए दोनों एक साथ हैं। इनकी टीम में STF के करीब 200 जवान हैं, जो यूपी के साथ 8 राज्यों में गिरोह के सदस्यों को तलाश रहे हैं। एक टीम नेपाल तो एक थाईलैंड भी गई है।